હવે આપણી સાથે જે મેનેજમેન્ટ જોડાઈ રહ્યા છે હેવલ્સ इंडियाના चेयरमैन અને एमडी अनिल राय गुप्ता रिजल्ट्स के ऊपर बातचीत कर रहा है। सर, सबसे पहले तो शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। शुरुआत में मार्जिन्स के फ्रंट से करना चाह रही थी क्योंकि कमोडिटी कॉस्ट का जो इन्फ्लेशन दिखा है क्लियरली उसके साइंस मार्जिन्स के फ्रंट पे दिख रहे हैं। कब तक ये स्टेबलाइज होते हुए आप देख रहे हैं या फिर कुछ स्ट्रैटेजीज इसको ये इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए अगर आपने अपनाई है बता पाए मुझे अगर? नहीं, आई थिंक जिस तरह का कमोडिटी प्राइस इंक्रीजेस हुए हैं पिछले एक साल के अंदर, आई बिलीव कंपनी ने कई एक्शंस लिए हैं उसको टेक केयर करने के लिए, नलिफाई करने के लिए। प्राइस पास ऑन तो वन ऑफ द एरियाज है ही, प्लस एफिशिएंसीज, मैन्युफैक्चरिंग वॉल्यूम बिल्डअप ने भी हेल्प किया है मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसीज लाने में। तो इस तरह की स्ट्रेटजीज आने वाले टाइम में भी चलती रहेंगी। आई थिंक कंपनी हैज टू रिस्पॉन्ड टू हाउ ये जिस तरह की रॉ मटेरियल प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं। बट स्ट्रॉन्ग थिंग इज कि डिस्पाइट दिस डिमांड पिकअप अच्छा है और ओवरऑल मार्केट में कंज्यूमर सेंटिमेंट और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में, रियल एस्टेट में सेंटिमेंट अच्छा है। तो डिस्पाइट दिस प्राइस इंक्रीज एंड कॉस्ट इंक्रीज, डिमांड पिकअप कंटिन्यूज टू रिमेन स्ट्रॉन्ग। अग्रीड सर। अच्छा, इसके अलावा ईयर एंड मार्जिन्स कैसे देख सकती हूँ मैं, क्योंकि ये प्रेशर अक्रॉस द सेक्टर दिखा है। अगर सिमिलर काइंड ऑफ कंडीशन रहती है रॉ मटेरियल प्राइसेस की तो वो किस तरीके से शेप अप हो सकता है? बैंड कौन सी मेंटेन रहेगी? आई बिलीव, देखिए, पहला क्वार्टर में तो थोड़ा सा मार्जिन्स कर्टेल्ड रहे बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन्स और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स सब अंडर अब्जॉर्प्शन हो जाती है। सेकेंड क्वार्टर में हमने स्टेबलाइजेशन देखी। आई थिंक यहाँ से आने वाले टाइम में थोड़ा इम्प्रूवमेंट दिखनी चाहिए। अगर स्टेबिलिटी आती है रॉ मटेरियल प्राइसिंग में तो यहाँ से इम्प्रूवमेंट्स दिखनी चाहिए। अग्रीड सर। और प्राइस हाइक्स, क्योंकि इन्फ्लेशन जो बढ़ता हुआ दिख रहा है, आप ये अगर पास ऑन करें कितने क्वांटम में देख पाएंगे? इनफैक्ट ये एक जो डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं कंपैरेबल पिछले साल के मुकाबले भी अगर आप मुझे बता पाएं। देखिए, वेरियस प्रोडक्ट डिविजन्स पे फर्क पड़ता है डिपेंडिंग अपॉन द सीजनैलिटी, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट कैटेगरी। बट जिस तरह से कॉस्ट इंक्रीज होता है, प्राइस हाइक्स तो मार्केट में पास ऑन करने ही पड़ते हैं और ये एक इंडस्ट्री फिनोमिना है जहाँ पे ये करने ही पड़ेंगे। इट्स नॉट लाइक अ कमोडिटी, सो इट इज अ ब्रांडेड प्ले, डिस्ट्रीब्यूटेड प्ले, तो कॉस्ट पास ऑन करना पड़ता है। लेकिन कुछ पिछले एक साल के अंदर वॉलेटिलिटी काफी रही, अनप्रेसिडेंटेड प्राइसिंग कॉस्ट इंक्रीजेस रही, सो मार्जिन पास ऑन करने में लैग्स रहते हैं। बट आने वाले टाइम में अगर मैंने जैसे कहा स्टेबिलिटी रहती है तो विद सम प्राइस इंक्रीजेस मार्जिन में स्टेबिलिटी आनी चाहिए। इस साल के लिए ऑलरेडी कितना हाइक ले चुके हैं आप? डिपेंडिंग अपॉन प्रोडक्ट कैटेगरी टू कैटेगरी फर्क पड़ता है। कई जगह जैसे वायर केबल में अगर देखे जाए तो हाइक्स काफी ज्यादा हैं बिकॉज कंप्लीट वैल्यू एडिशन इसमें कम होती है, दूसरे प्रोडक्ट कैटेगरीज में कम है। तो प्रोडक्ट कैटेगरी पे काफी डिपेंड करता है। और इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट इस बार तो क्योंकि एक वन टाइम इफेक्ट है एसेट सेल का, तो ईयर एंड होते होते मैं टॉप लाइन बॉटम लाइन के फ्रंट पे क्या एक्सपेक्ट करूं? देखिए, जो सेकेंड क्वार्टर में अगर हम देखें तो 30% ग्रोथ रेवेन्यू में रही, मार्जिन्स स्टेबल रहे एज यू राइटली सेड कि अगर हम एसेट सेल को हटा के देखें तो मार्जिन्स भी स्टेबल हैं। लॉयड में जो हमने एक रिडक्शन देखी मार्जिन्स में, वो एक हाइपर कंपेटिटिवनेस थी बिकॉज एसी का सीजन इस साल भी खराब रहा बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन्स। तो आने वाले टाइम में आई बिलीव कि बोथ डिमांड पिकअप में और मार्जिन्स में हम इम्प्रूवमेंट्स हमको देखनी चाहिए। अग्रीड सर। अच्छा, डिमांड कंडीशन क्योंकि आप बता रहे हैं काफी रोबस्ट है, कौन से वर्टिकल सेगमेंट्स में आप इतना ज्यादा ट्रैक्शन देख रहे हैं? स्ट्रेंथ कहाँ सबसे ज्यादा है? एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाएं। हम लोगों ने अगर हम देखें हमारे दो तरीके के बिजनेसेस हैं, कंज्यूमर ओरिएंटेड बिजनेसेस हैं, एक इंडस्ट्रियल इंफ्रा ओरिएंटेड बिजनेस है। तो कंज्यूमर रेजिडेंशियल में डिमांड पिछले साल से थोड़ी स्ट्रांग रही थी, लेकिन इंडस्ट्रियल इंफ्रा में थोड़ी वीक रही। लेकिन पिछले कुछ महीनों से हम लोग देख रहे हैं इंडस्ट्रियल इंफ्रा में भी अच्छी डिमांड पिकअप है। तो ये जो ग्रोथ आप देख रहे हैं ये अक्रॉस कैटेगरीज एंड अक्रॉस कस्टमर सेगमेंट्स हैं, तो विच इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग फॉर द ओवरऑल इंडस्ट्री। अग्रीड सर। और वॉशिंग मशीन ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट, इसके अंदर जो केपेक्स ऑलरेडी लाइंड अप था, पिछली बार हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे उसके रिगार्डिंग अपडेट्स क्या हैं?
ओवरऑल हमारा कैपेक्स जो शुरू का रहा वो अबाउट 140 करोड़ के करीब है, और ओवरऑल हम देख रहे हैं कि इसी ट्रेंड पे आगे जाना चाहिए। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ मैं कितना एक्सपेक्ट करूं सर, और स्पेशली जब ओमनी चैनल ग्रोथ की बात कर रहे हैं, पिछली बार हम लोगों ने बात की थी तो आपने काफ़ी इंकरेजिंग टारगेट्स दिए थे, इस बार किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है? देखिए, कंपनी का एक फोकस रहा है पिछले कुछ सालों में, क्योंकि एक जनरली कंज्यूमर के जो बिहेवियर है वो अब जरूरी नहीं है कि वो एक ट्रेडिशनल इलेक्ट्रिकल चैनल से ही माल खरीदे। तो एक तो दे वांट टू गो एंड हैव अ चॉइस इन ऑल काइंड्स ऑफ चैनल विच इज अवेलेबल, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे मॉडर्न फॉर्मेट रिटेल हो, चाहे रीजनल रिटेलर्स है, या रूरल एरियाज में भी हम देख रहे हैं कि कंज्यूमर अपने ही आसपास के आउटलेट से माल खरीदना चाह रहा है। तो ऑल्टरनेट चैनल्स में काफी वृद्धि आई है, और कंपनी का ये फोकस भी रहा है कि पिछले कुछ सालों में इन ऑल्टरनेट चैनल्स के ऊपर फोकस दिया जाए, और ट्रेडिशनल चैनल में भी ग्रोथ मिले और नए चैनल्स में भी, इमर्जिंग चैनल्स में भी ग्रोथ मिले। अग्रीड सर। अच्छा, मुझे याद है आप ये टारगेट लेकर चल रहे थे कि B2B सेल्स यहाँ से जो 10% के करीब आता है उसको बढ़ा के 30% करेंगे, कितना क्वांटम हो चुका है ऑलरेडी? जी, हम ये देख रहे हैं कि हैवेल्स का जो इंडस्ट्रियल इंफ्रा सेगमेंट है वो ऑलरेडी अबाउट 22-23% पे चल रहा है, और आने वाले टाइम में इसके ऊपर भी काफी फोकस है। पर फिर भी क्योंकि कंज्यूमर और रेजिडेंशियल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में भी हैवेल्स की काफी अच्छी पकड़ है, तो वहां पे भी ग्रोथ मिलनी चाहिए, स्पेशली विद रूरल पेनिट्रेशन। तो इसी तरह का हम लोग ट्रेंड आगे भी देखते रहेंगे। अग्रीड सर। और इन टर्म्स ऑफ एक्विजिशंस, अगर इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए कुछ प्लान आउट कर रहे हैं आप? वेल, अपॉर्चुनिस्टिकली हम लोग देखते ही रहते हैं। अभी जब होगा तो आपको डेफिनेटली इन्फॉर्म किया जाएगा। तो वी आर ऑलवेज ऑन द लुक आउट ऑफ एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटीज।